हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अर्जुन सर आज आपके सामने आया हूँ जेई एडवांस का जो पेपर हुआ था पेपर 2 सेकंड शिफ्ट का उसके सॉल्यूशंस लेकर। जो पेपर हुआ था इस बार मैथ्स की मैं बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया पेपर था। जो क्वेश्चंस को प्रेजेंट करने का तरीका था बहुत ही बढ़िया तरीका था, बहुत अच्छे तरीके से। आप जानते ही हैं एडवांस के क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से फ्रेम करते हैं और इस साल भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। बहुत अच्छे से क्वेश्चंस फ्रेम करे गए थे। हमें बहुत माइन्यूट डिटेल्स जो डेटा दे रखा था उसको रीड करके क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। थोड़ा सा आपने देख ही लिया होगा, पेपर का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया था। इस बार पैराग्राफ के अंदर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस डाले गए, है ना। तो थोड़ा सा पैटर्न जैसे हर साल चेंज करते हैं, इस साल भी था। तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा सेक्शन 1 से, जो कि है मल्टीपल चॉइस। और आप इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ेंगे तो यू विल फील कि उसमें पार्शियल मार्किंग भी थी, नेगेटिव मार्किंग भी थी। बहुत ध्यान से हमें अटेम्प्ट करना था। चलिए, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आप बोल सकते हैं एक सेट्स एंड पीएनसी से रिलेटेड बढ़िया सा क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। लेट S1 इज अ सेट कंटेनिंग ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स I J K, जहां I J K को 1 से लेकर 10 तक में से सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, ऐसे ही S2 एक सेट है, S2 एक सेट है विच कंटेन्स द ऑर्डर्ड पेयर I, J, ऑर्डर्ड पेयर I, J, और पूरा डेटा हमें ढंग से दे रखा है कि I is greater than equals to 1 and I is less than J plus 2 and J plus 2 is less than equals to 10। हम एक एक करके सारे सेट्स जो है वो फ्रेम करेंगे। ऐसे ही S3 हमें दे रखा है I, J and K, और I, J, K जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में हमें जमाना है। अगर आपने ध्यान से क्वेश्चंस करे हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये आपने ज़रूर पहले कभी ना कभी किया ही होगा, राइट। अच्छा, उसके अलावा S4 में क्या है, I, J, K, L, I, J, K, L आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन दिस। ठीक है, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट S, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि S1, S2, S3 में टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले N1 मतलब N1 के लिए काम करते हैं। सेट 1 हम कितने बना सकते हैं, राइट, ये बात हमें करनी है। ओके, तो भाई हमें I, J, K को सेलेक्ट करना है और हमारे पास तीनों को सेलेक्ट करने के 10 ऑप्शंस हैं। दैट मीन्स टू सेलेक्ट, भाई वी हैव टू फिल अप 3 प्लेसेस फॉर I, J and K। और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते, हमें एलिमेंट्स उठाने हैं। तो पहली I के लिए वी हैव 10 चॉइसेस, देन फॉर J अगेन 10 चॉइसेस एंड फॉर K अगेन वी हैव 10 चॉइसेस। सो N1 जो होगा इट विल बी इक्वल्स टू 1000। वेरी सिंपल, सो दैट मीन्स A ऑप्शन हैज टू बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ N2, वी कम ऑन टू N2 सेट 2। अब इसको थोड़ा ध्यान से हमें सॉल्व करना था। ठीक है, तो S2 जो है उसके अंदर हमें कंडीशन दे रखी है I is greater than equals to 1 and this is less than J plus 2 which is less than equals to 10। इससे हमें यह जरूर पता है कि J will always be less than equals to 8 and I is greater than equals to 1। ऑर्डर्ड पेयर्स हमें बनाने, तो बेटा इसके लिए हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट केस I एंड J। अगर I की वैल्यू हम 1 लेते हैं, अगर हम I की वैल्यू 1 लेते हैं, राइट, सो J क्या क्या हो सकता है। क्या J को हम 1 रख सकते हैं? देखिए आपको दे रखा है I एंड J आर पिक्ड फ्रॉम 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स में से पिक करने। तो अगर मैं J को यहाँ 1 रखूंगा तो 3 इज ग्रेटर देन 1 वैलिड है। तो इसका मतलब J की वैल्यू 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और मैक्सिमम J की वैल्यू हमें पता है 8 तक जा सकते हैं। तो J के लिए कितनी पॉसिबल चॉइसेस हैं बच्चों? 8 चॉइसेस। क्लियर है। ऐसे ही सेकंड केस पर हम आते हैं। अगर हम I की वैल्यू को 2 रखते हैं, I की वैल्यू को अगर 2 रखेंगे और J को मैं 1 रखूंगा तो स्टिल 3 इज ग्रेटर देन 2 इज वैलिड। तो J की वैल्यू फिर 1 से स्टार्ट होगी, 2, 3, 4 रखेंगे तो ऑफकोर्स दिस इनइक्वालिटी इज वैलिड और J की मैक्सिमम वैल्यू हम 8 तक जा सकते हैं। तो J के लिए अगेन वी हैव 8 चॉइसेस, राइट। थर्ड केस, इफ यू पुट I as 3, नाउ इफ यू पुट I as 3 एंड यू पुट J as 1 तो लफड़ा पड़ेगा, क्योंकि I 3 था और J अगर 1 था तो 3 लेस देन 3 इज नॉट अ वैलिड inequality। So we have to start the value of J from 2। J को 2 रखूंगा तो it becomes 4। 4 is greater than 3। So 4, 5, 6, 7, 8 तक अगर आप काउंट करेंगे J की वैल्यू, सॉरी 2 से, 2, 3, 4, J को 2 से स्टार्ट करना है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 you will count, you will get 7 choices for J। ऐसे ही केसेस बनाते जाइए। अगर I की वैल्यू को 4 रखेंगे तो आपको यहाँ पर J को कम से कम 3 रखना पड़ेगा। 3 रखेंगे तब वो बड़ा होगा, तो 3 से लेकर 8 तक you have 6 choices।
then in the fifth case, if the value of I is 5, if this is 5, then you will have to put the j as 4 minimum. 4, 5, 6, 7, 8. 5 choices for j. If you put I as 6, then you will have to put the value of j minimum as 5. 5 plus 2, 7 होगा. 7 will be greater than 6. तो 5, 6, 7, 8. How many choices? 4 choices. Next, seventh case. If you put I as 7, ये choices हैं बेटा, है ना? 7 choices of j. 7 choices, 5 choices, 6 choices. You will get 3 choices of j. Then in the next case, if you put I as 8, if you put I as 8, I को 8 रखोगे तो j को आप क्या क्या रख सकते हो? क्या j को आप 6 रख सकते हो? नहीं, 7 रख सकते हो. हाँ, 7 and 8, 2 choices. And finally, if you put I as 9, then you can put j as 9 है, हमें इसे बड़ा करना है तो j को 8 रखना पड़ेगा, और j की आप जानते हैं मैक्सी वैल्यू 8 हो सकती है. सो नो अदर चॉइस, सॉरी, वन चॉइस फॉर j, दैट इज 8 only you can put. So how many ordered pairs can be there? You can count the total choices. So n2 will come out to be, एक 8 तो अलग आ रहा है, उसके अलावा 8 से लेकर 1 तक, करेक्ट, ये एक AP बन जाएगी. आप इसका सम निकालेंगे, you will get n2 as 44. So B option में n2 is given 44. That means B option is also correct. Now we come on to the S3. S3 मतलब ऐसे कितने n3 total number of elements in SR, ठीक है ना? तो कितने होंगे? Let us count it. Now we have to arrange I, J, K, L. I have to select 4 numbers and they must be in ascending order, and I, J, K, L belongs to the numbers from the set 1 to 10. So basically if they are in ascending order and none of them are equal, I is not equal to J, J is not equal to K, so basically हमें 4 distinct numbers उठाने हैं, right? So for N3 we will be selecting any 4 numbers that has to be distinct out of the 10, and then कोई से भी 4 को ascending order में if you have to arrange, let's say हमने 1, 2, 3, 4 पिक किया या 1, 2, 5, 6 पिक किया, तो उनको ascending order में जमाना है. Because of the given condition, there is only one way of arranging them. So 10C4 you calculate, it will be 210 and it's given 220. That means this is not the correct option. Now we come on to the D option, right? So it's saying we have to select 4 numbers, 4 का ऑर्डर्ड पेयर बोल लो या ऑर्डर्ड क्वाड्रप्लेट्स बोल लो, वो हमें बनाना है. एंड आई, जे, के, एल आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम दिस. अब असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं है, बस आई, जे, के, एल 4 डिस्टिंक्ट नंबर होने चाहिए. सो दैट मीन्स फॉर N4 वी विल फर्स्ट सेलेक्ट 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स और उनको 4 जगह पर रखना है. भाई यू कैन पुट एनी ऑफ दैट सेलेक्टेड वैल्यू इन आई. जो 4 नंबर है उनमें से कोई सा भी एक आई को दूंगा, एक जे को दूंगा, बेसिकली अरेंजमेंट हो गया. तो इंटू 4 फैक्टोरियल से हो जाएगा हमारा अरेंजमेंट. सो दिस इज 210 इंटू 24 एंड देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 12. सो you get 420, right? So the correct answers for this, all the correct options are A, B and D. C is wrong, it's 220 given, but our answer was coming how much? 210. Clear beta? So this is the first question. बढ़िया, जैसे मैंने कहा प्रेजेंटेशन जो है बहुत अच्छा है, ध्यान से हमें एक एक ऑप्शन को चेक करना है ताकि हम पार्शियल नहीं पूरे मार्क्स इसके अंदर लेके जाएं, और नेगेटिव तो करना ही नहीं है. Now let us come on to the second question. This question was based on solution of triangles. और जैसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, जनरली इस पेपर में कैलकुलस से ज़्यादा अलजेब्रा का पोर्शन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ज़्यादा पोर्शन था उस इन चैप्टर्स में से. सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन है. अगेन प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत बढ़िया, और इसको सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम से जोड़ सकते हैं. बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व होता है. कंसिडर ट्रायंगल पी क्यू आर हैविंग द साइड लेंथ दिस. ठीक है, हाँ बेटा, वी हैव बीन गिवन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, जैसे ए बी सी देते हैं, इसने पी क्यू आर दे दिया ऐसे ही, ताकि बच्चे थोड़े से परेशान हो जाए नोटेशन देखकर. होना नहीं है, ऐसे ही कई बार कर देते हैं पी क्यू आर. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? कॉस पी, हमें ट्राइंगल में कोसाइन लॉ पता है भाई. अगर हमसे ए ऑप्शन चेक कर रहे हैं बेटा, हम सबसे पहले कॉस पी की बात करें तो हम जानते हैं कॉस पी का फॉर्मूला होगा क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2QR. ठीक है, अब जरा ऑप्शन को देखा जाए यार ध्यान से. 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2QR, पी स्क्वायर अपॉन 2QR. तो यार
और cos p वो बोल रहा है इससे बड़ा होगा क्या, तो बेटा क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और 2qr को देखकर कहीं ना कहीं, क्योंकि ये साइड्स हैं पॉजिटिव होंगी ट्राइंगल की, स्क्वायर ऐसे भी कर रखा है, AMGM का मुझे फील आता है। तो अगर मैं दो टर्म्स मानूं क्यू स्क्वायर एंड आर स्क्वायर, सो I am definitely sure that the arithmetic mean of these two numbers will be greater than equals to their geometric mean, that is equals to QR. ठीक है, so Q square plus R square upon 2 QR is definitely greater than equals to 1, correct? अच्छा, अगर मैं इन दोनों में से subtract कर दूं Q square plus R square upon 2 QR minus P square upon 2 QR, अगर मैं दोनों तरफ subtract कर दूं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, आई कैन स्टिल राइट इट इन दिस वे एंड वी नो दैट दिस इज नथिंग बट cos p, so we are getting cos p is greater than equals to 1 minus p square upon 2qr, so that means a option is the correct option। बढ़िया भाई, चलो एक तो हुआ। अच्छा, अब आते हैं हम b पर। यार इसको देखो, q cos p, p cos q, और इनको देखकर तो बिल्कुल अगर आप फॉर्मूले याद करके गए हैं तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो है बिल्कुल बन्नाटे से दिमाग में आता है यार। कैसे सर? हम p प्लस क्यू इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई इट, क्या मिलेगा बेटा मेरे को? यही मैं लिख दूं क्या? चलो यही कर लेते हैं, बी ऑप्शन। तो आई विल गेट p cos r प्लस q cos r। स्टेप समझ में आया क्या बोला? p प्लस क्यू एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव है, साइड लेंस है, ऐड हो रहा है, सो इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इनइक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू q cos p। अच्छा, और p cos q, इनको मैंने दोनों को साथ ले लिया, माइनस r cos p माइनस r cos q, ये बचेगा। अब बाय प्रोजेक्शन फॉर्म आया ट्राइंगल, वी नो दैट दिस इज नथिंग बट r। इफ आई टेक दिस माइनस r cos p हेयर, सो ये देखो p cos r एंड r cos p, गोले मार दिए मैंने, p cos r प्लस r cos p, क्या वो q बन जाएगा बच्चों? वेरी गुड। और ये फूल बना देता हूं, q क्रॉस r और r क्रॉस q, ये दोनों आपस में ऐड होके ये भी प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, क्या ये q cos r और r cos q p बना देगा बच्चों? इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। Now this becomes a triangle inequality, sum of any two sides of a triangle is greater than the third side, तो ये तो greater than और equals to होता है, तो ठीक है, greater than तो होगा ही होगा, right? So that means this is again true statement। Now let us jump on to C option, right? अच्छा, C option में लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है बच्चों साइड लेंस, ठीक है, और राइट हैंड साइड में साइन p साइन q लिखा हुआ है, तो क्यों ना साइन लॉ लगा लिया जाए, ठीक है। तो चलिए सी ऑप्शन पे आ जाते हैं जल्दी से। सी ऑप्शन में हमें LHS में दिख रहा है q प्लस आर अपॉन पी, q प्लस आर अपॉन पी, और यहां बोल रहा है लेस देन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ऑप्शन चेक करो, साइन q साइन आर अपॉन साइन p, साइन q साइन आर साइन q। अच्छा, अब हमें पता है कि p अपॉन साइन p इज इक्वल्स टू q अपॉन साइन q इज इक्वल्स टू r अपॉन साइन r, वैसे तो 2r होता है, मैं k लिख लेता हूं। तो हमारे पास क्या क्या था? साइन q और साइन r था, है ना, रूट में साइन q और साइन r को, क्या मैं q इंटू आर अपॉन के स्क्वायर डिवाइडेड बाय p अपॉन के लिख सकता हूं बच्चों? ये के स्क्वायर का अंडर रूट से के तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कह रहा है q प्लस आर अपॉन पी क्या लेस देन है, p से p भी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट क्यू आर। अब ये तो गलत हो गया भाई, क्यों? AMGM से तो मैं कहूंगा कि q प्लस आर अपॉन 2 ज्यादा होना चाहिए था रूट क्यू आर से बाय AMGM, और AMGM ये लगाने में कोई दिक्कत है भी नहीं, सही बात है ना, क्योंकि साइड लेंस हैं तो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव नंबर्स में लगाया जा सकता है, ये तो कंप्लीटली ऑपोजिट हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब ये तो हो गया गलत, ठीक है। अब डी पे आ जाते हैं, P इज लेस देन Q, P इज लेस देन R, मतलब P जो है उस ट्राइंगल की शॉर्टेस्ट साइड थी, तो Q और R एंगल्स बड़े एंगल्स होंगे एज कंपेयर टू P, मतलब Q या R ऑब्ट्यूज भी हो सकता है या 90 डिग्री भी हो सकता है, P तो नहीं होगा, ये तो तय है। तो Q या R में से कोई एक 90 डिग्री या ऑब्ट्यूज हो सकता है, लेट से 90 ही है, लेट से Q 90 ही क्यों ना है, अगर Q 90 है तो cos 90 डिग्री
cos 90 डिग्री 0 इज ग्रेटर देन p बाय आर हो ही नहीं सकता, ये तो पॉजिटिव नंबर है साइड्स का रेशियो, तो ये वैलिड नहीं होगा, या ऑब्ट्यूज हो गया तो भी दिक्कत आएगी। इसका मतलब डी ऑप्शन भी इसका सही नहीं हो सकता। सो द करेक्ट ऑप्शंस कम्स आउट टू बी ए एंड बी। ठीक है बेटा। सो अगेन अ गुड क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत बढ़िया, और हमें ऑब्जर्व करके एएमजीएम जैसे मैंने बताया उसके थ्रू आगे बढ़ना था। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। कैलकुलस दिखी है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन टुगेदर विद सम एप्लीकेशन ऑफ एओडी, रोलीज थ्योरम वगैरह आप बोल सकते हैं। लेट्स सी व्हाट अ क्वेश्चन इज सेइंग। इन अ गिवन इंटरवल -π/2 to π/2, codomain is R, it is a continuous function, we have been given the value of f of 0 and the integral 0 to π/3 ft dt is 0. Which of the following statements is are true? कौन से स्टेटमेंट सही हैं पता लगाना है। अच्छा, सबसे पहले यार सी और डी को चेक करना तो मुझे बहुत मजेदार लग रहा है यार, बहुत जल्दी से लिमिट हो जाएगी, क्योंकि इस टाइप की लिमिट्स हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, लॉपिटल लगाते हैं जनरली। तो अगर सबसे पहले मैं सी ऑप्शन में एक्स स्क्वायर से तेजी से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं बच्चों, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, क्यों, ताकि मैं डिनोमिनेटर में ये जो 1 माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर है इसको शांत कर लूं। सही बात है क्या, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये लिमिट कितनी हो जाएगी, कितनी जल्दी फटाफट, ये लिमिट हो जाएगी -1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये एक एक्स से एक एक्स भी कट जाएगा। सो दिस becomes limit x approaches 0 integral 0 to x ft dt अपॉन x। क्या ये 0/0 फॉर्मेट है, क्या ये 0/0 है, तो सर लॉपिटल लगा दो, जल्दी से लॉपिटल लगा दो। ऊपर का डेरिवेटिव करूंगा तो कितना आएगा बच्चों, fx, और नीचे का 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 पर आएगा कि नहीं आएगा। ये -1 था, -1 चल रहा है यहाँ पर बाहर, -1 चल रहा है या -1 चल रहा है बाहर, और x को 0 रखने पे f of 0 is 1, so it comes out to be -1, सी ऑप्शन करेक्ट। खत्म, जल्दी आगे चलते हैं। डी ऑप्शन भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, sin x के नीचे x स्क्वायर दिख रहा था, एक x इसके नीचे डाल के sin x अपॉन x खत्म कर लेते हैं। ये वाली लिमिट तो कितनी हो गई बेटा, 1। क्या बचा जल्दी से बताओ, डी ऑप्शन में लिमिट x टेंड्स टू 0 to x f of t dt अपॉन x। क्या हम फिर से लॉपिटल लगा सकते हैं, आप बोलेंगे यस सर, जल्दी से लॉपिटल लगाया, लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस बिकम्स fx अपॉन 1, f of 0 is 1। गिवन है क्वेश्चन में f of 0 1, तो यहां पर हमें -1 दे रखा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हमें चेक करना है बेटा, अब हमें चेक करना है ए और बी ऑप्शन के लिए। ठीक है, चलिए ए और बी ऑप्शन हम कैसे चेक करेंगे, हमसे कह रहा है द इक्वेशन दिस हैज एटलीस्ट 1 सोल्यूशन इन 0 to π/3। इस इक्वेशन का 0 से π/3 में एक सोल्यूशन है, क्यों ना मैं एक नया फंक्शन ए ऑप्शन के लिए gx मान लूं, जो कि था इसका इंटीग्रल ऑफ दिस fx माइनस, अच्छा 3 cos 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, माइनस sin 3x, होगा कि नहीं होगा, बताओ, 0 से x तक में, ये भी 0 से x तक में इंटीग्रेट कर दिया मैंने। ठीक है, तो अगर मैं आपसे g ऑफ 0 की वैल्यू पूछूं तो g ऑफ 0 कितना होगा बच्चों, 0, और अगर मैं आपसे g ऑफ π/3 की वैल्यू पूछूं, क्योंकि मैं रोलीज थ्योरम लगाना चाह रहा हूं बेसिकली, और अगर मैं 0 से π/3 में बात कर रहे हैं, अगर मैं π/3 की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी बेटा। देखो क्वेश्चन में हमें क्या डेटा दे रखा है कि 0 से π/3 f of t dt 0 है, ये लो भाई, g ऑफ π/3 0 से π/3, ये 0, π/3 पे sin पाई, ये भी 0, 0 - 0 0, तो दैट मीन्स g ऑफ 0 इज इक्वल्स टू g ऑफ π/3, तो दैट मीन्स इन बिटवीन 0 to π/3 कहीं ना कहीं g डैश x 0 होगा ही होगा, एंड g डैश x इज नथिंग बट fx माइनस 3 cos 3x will be 0, so that means has at least one solution, correct, A option correct, that's it। ठीक है ना, क्या बोले इसको हम, बाय रोलीज थ्योरम। अच्छा, और बी ऑप्शन, द इक्वेशन दिस हैज एटलीस्ट 1 सोल्यूशन, अगेन टेक एवरीथिंग ऑन वन साइड और एक फंक्शन बना लेते हैं जैसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, सो लेट अस राइट अ फंक्शन फॉर बी ऑप्शन, gx is equals to integral 0 to x fx dx माइनस 3 sin 3x था ना,
देखा था आपने, हाँ 3 sin 3x का इंटीग्रेशन प्लस 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 कॉस 3x हो जाएगा बच्चों, और इसको यहाँ लाऊंगा प्लस 6x अपॉन पाई और होगा प्लस 6x अपॉन पाई फ्रॉम 0 to x, अरे यहाँ थोड़ी, प्लस 6x अपॉन पाई, ठीक है। अच्छा नाउ अगेन g ऑफ 0 अगर मैं निकालूं तो ये तो 0, ये 0, ये 1 हो गया, और g ऑफ पाई बाई 3 अगर मैं निकालूं, 0 से पाई बाई 3 इंटीग्रल है 0, पाई बाई 3 पे cos पाई, it will become cos pi minus 1 plus pi by 3 पे this is 2, this is 1. So again I can say that g of 0 is equals to g of pi by 3. So by Rolle's theorem से हम कह सकते हैं कि between 0 to pi by 3 g dash x equals to 0 for at least one value of x. समझ में आ गया क्या? वही यार, वही बिल्कुल सेम जैसे ए ऑप्शन था वैसे ही, तो ये भी बन जाएगा बिल्कुल सेम, सही आ रहा है। इसमें भी ये कह रहा है एटलीस्ट वन सोल्यूशन, तो ये भी सही हो गया। सो करेक्ट ऑप्शंस बिकम्स ए, बी एंड सी। डी में यहाँ -1 लिखा है, गड़बड़ हो गई यार, 1 आंसर आ रहा था। ठीक है बेटा, शानदार, मजे आ गए। चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच जाते हैं। चलिए लेट्स सी व्हाट्स क्वेश्चन नंबर 4। अगेन हमें दिखा कैलकुलस, द क्वेश्चन इज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अच्छा तरीके से पूछा गया है, बहुत शानदार तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, ध्यान से सोच के हमें करना है। फॉर एनी रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा लेट y ऑफ अल्फा बीटा x, मतलब जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दो हमें अलग अलग अल्फा बीटा पे डिपेंडेंट y जो है फंक्शन मिलता है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन है। ठीक है, तो कौन से फंक्शन जो है इस सेट को बिलोंग कर सकते हैं? सेट बिलोंग्स टू दोज फंक्शंस जो सॉल्व करके आते हैं इसको। ठीक, y ऑफ 1 इनिशियल कंडीशन 1 हमें दे रखी है, dy बाई डी एक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, dy बाई डी एक्स हमें जो इक्वेशन दे रखी है प्लस अल्फा y इज इक्वल्स टू x e रेज टू द पावर बीटा x। अच्छा बहुत बढ़िया। अब अगर आप कोई बात नहीं, अभी करते हैं। सबसे पहले देखें तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है। अच्छा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें तो e रेज टू द पावर इंटीग्रल अल्फा dx, दैट इज e रेज टू द पावर अल्फा x आ जाएगा। सो द सोल्यूशन विल बिकम y इंटू ई की पावर अल्फा x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x इंटू ई की पावर मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा प्लस बीटा इंटू x dx। ठीक है, तो अब आप अगर ऑप्शंस देखो, अच्छा इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है बेटा, इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो बाय पार्ट्स तो खैर लगेगा ही, और हमेशा हमें यहाँ पर ये देखो e की पावर एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स, तो बेसिकली जो e की पावर में है, e की पावर में जैसे अल्फा प्लस बीटा है, या तो उसकी वैल्यू 1 -1 या 0 जैसी दिख रही है। तो हम क्या करते हैं, इसमें दो केस बना लेते हैं। पहला केस, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा को लेट्स से 0 मानता हूँ, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 0, और क्योंकि मुझे e की पावर माइनस एक्स वाई में, तो मतलब इसको मैं जब दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो e की पावर माइनस एक्स बनना चाहिए, और अल्फा को 1 ले लेता हूँ, बीटा को -1। ये सब ऑप्शन से पता चल रहा है भाई। आप कहेंगे सर कैसे पता चल रहा है ऑप्शन से? तो ये देखो बेटा, यहाँ e की पावर माइनस एक्स आ रहा है, तो मतलब जब मैं यहाँ पर e की पावर अल्फा एक्स को इधर लेके गयाऊंगा तो e की पावर माइनस एक्स बनना चाहिए। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स y e रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x dx, y e raised to the power x is equals to x square by 2 plus constant. You have been given that x equals to 1 पर y की वैल्यू 1 है. On putting e is equals to 1 by 2 plus c. So the value of c comes out to be जो भी था. So y e raised to the power x is equals to x square by 2 plus constant, that is e minus 1 by 2. So y comes out to be x square by 2 e की power minus x plus e minus half raised to the power into e raised power minus x. Options check करें, x square by 2 e की power minus x, e minus half e की power minus x. That means a option is correct, और ये हो गया गलत, ये हो गया गलत, क्योंकि यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखा है। भाई दोनों में से एक सही होना था, ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न पे थे। आगे आ जाते हैं, अब आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर मुझे e की पावर x बनता हुआ दिख रहा है। सो बेसिकली सेकंड केस
आई एम एज्यूमिंग दैट अल्फा प्लस बीटा केस 2 जो है अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा, अगर ऐसा है तो मतलब हमें अब इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जो मेरी बनी थी y e रेज टू द पावर अल्फा x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x e रेज टू द पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स डी एक्स को सॉल्व करना है। तो दिस सॉल्व करने के लिए बाई पार्ट्स लगाऊंगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रल, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस इंटीग्रल e raised to the power alpha plus beta into x upon alpha plus beta dx. So basically y e raised to the power alpha x becomes x into x into e raised to the power alpha plus beta into x upon alpha plus beta minus e raised to the power alpha plus beta into x upon alpha plus beta whole square हो जाएगा बेटा, वो है ना, इंटीग्रेट जब करूंगा प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, और अब ऑप्शंस अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे यहां से कांस्टेंट के साथ e की पावर माइनस एक्स दिख रहा है। मुझे कांस्टेंट के साथ, मतलब जब मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो कांस्टेंट के साथ e की पावर माइनस एक्स आना चाहिए। तो हो ना हो मैंने अल्फा को -1 रखा था, और जब ये e की पावर अल्फा एक्स बेटा इधर जाएगा तो यहाँ से e की पावर अल्फा एक्स देखो दोनों में से कटेगा, तो सिर्फ बचेगा e की पावर बीटा एक्स। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर मुझे दोनों में e की पावर एक्स दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बीटा की वैल्यू 1 रही थी। अल्फा को e की पावर माइनस अल्फा एक्स आएगा, अल्फा भी +1 है और बीटा भी +1 है। सो माई मिस्टेक, e की पावर माइनस अल्फा एक्स और वहां e की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है ना। सो दैट मीन्स अल्फा इज 1 एंड बीटा इज ऑल्सो 1। अच्छा, ऐसा मानने पर कांस्टेंट कितना आएगा जरा देखें, और हमें x को 1 रखने पे y1 दे ही रखा है, तो 1, अल्फा को 1 रखा, x को 1 रखा, सो इट बिकम्स e इज इक्वल्स टू x को 1 रखा है, राइट, x को 1 रखा है हमने और अल्फा बीटा को 1 रखा है, तो e स्क्वायर बाय 2 माइनस e स्क्वायर बाय 4 प्लस कांस्टेंट। तो e इज इक्वल्स टू e स्क्वायर बाय 4 प्लस कांस्टेंट कम्स आउट टू बी e माइनस e स्क्वायर बाय 4, e माइनस e स्क्वायर बाय 4, ये लिखा हुआ भाई e माइनस e स्क्वायर बाय 4 है ना, यहाँ लिखा हुआ है e प्लस e स्क्वायर बाय 4, तो ये गलत हो गया। दैट मीन्स सी ऑप्शन विल बिकम द करेक्ट ऑप्शन। आप अल्फा को 1 बीटा को 1 रखिए, अल्फा 1 बीटा 1 रखिए, e की पावर अल्फा एक्स कॉमन आके e की पावर अल्फा एक्स से कट जाएगा, ठीक है, और c की जगह ये जो हमने वैल्यू निकाली ये रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर बैठ रहा है, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सही से ऑप्शंस से ऑब्जर्व करके अल्फा बीटा के 2 केस जब बनाएंगे, एक बार अल्फा प्लस बीटा 0 और एक बार नॉन 0, तब हम उन दोनों ऑप्शंस को मैनिपुलेट कर पाएंगे और देख पाएंगे कि ए और बी में से कौन सा सही और सी और डी में से कौन सा सही, ठीक है। नेक्स्ट, वेक्टर्स कंपैरेटिवली सिंपल क्वेश्चन है भाई, कंपैरेटिवली है ना, कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत बट इतनी जो है मैनेजेबल है, हम बोलेंगे मैनेजेबल कैलकुलेशंस है, बिल्कुल करने लायक क्वेश्चन था। लेट ओ बी द ओरिजिन, ओ ए एंड ओ बी 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, ओ सी जो है वो ओ ए और ओ बी की टर्म्स में दे रखा है, लैम्डा हमें पॉजिटिव दे रखा है और हमसे बोल रहा है कि ओ बी क्रॉस ओ सी जो है वो 9/2 है, ओ बी क्रॉस ओ सी इज 9/2, ओ बी क्रॉस विद ओ सी विच इज हाफ ऑफ ओ बी वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम्स ओ ए वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं ओ बी क्रॉस ओ बी करूंगा तो 0 एंड ओ बी का क्रॉस इससे करूंगा तो इट विल बी ओ बी माइनस 1/2 और इनफैक्ट माइनस λ/2 ओ बी क्रॉस ओ ए। माइनस को एडजस्ट करने के लिए मैं इसे λ/2 मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड लेना है मुझे से ओ ए क्रॉस ओ बी लिख लेता हूं, ठीक है क्या, एंड दिस इज गिवन आउट टू बी 9/2। अच्छा, ओ ए वेक्टर पता है, ओ बी वेक्टर पता है, 2 से 2 गॉन, सो लैम्डा टाइम्स क्रॉस ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, ओ ए इज 2 2 1 एंड ओ बी 1 -2 2, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड हमें लेना था। तो कितना आएगा बेटा ये, लेट अस राइट इट हियर, लैम्डा तो चलेगा ही चलेगा एंड
4 प्लस 2 6 आई कैप माइनस j, 4 माइनस 1 3 माइनस 3 j कैप, ठीक है, एंड k के साथ -4 -2 -6 k कैप का मैग्नीट्यूड इज गिवन आउट टू बी 9, ठीक है, दिस इज गिवन टू बी 9 by 2 था, 2 मैंने कैंसिल कर दिया, 36 72 प्लस 9 81 का रूट 9, सो फ्रॉम हेयर लैम्डा की वैल्यू हमें 1 मिल जा रही है, लैम्डा की वैल्यू हमें 1 मिल गई। लैम्डा अगर हमें 1 मिल गया तो भाई ओ सी वेक्टर जो हो गया वो हो गया 1/2 टाइम्स ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, सही है ना, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, सो 1 - 2 -1 माइनस आई कैप, देन -2 -4 जे कैप, एंड ओ बी माइनस ओ ए हमें करना था तो 2 प्लस के कैप, ठीक है, सो दिस इज -1/2 आई कैप -2 जे कैप प्लस 1/2 के कैप, दिस इज नथिंग बट ओ सी वैक्टर, ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ओ सी ऑन ओ ए ऑप्शन पे आ जाते हैं, ओ सी का प्रोजेक्शन ऑन ओ ए, ओ सी वेक्टर डॉट ओ ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए, यही होता था प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, यही होता है, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है दूसरे पर, ए का प्रोजेक्शन बी पर, तो ए डॉट बी अपॉन जिस पे प्रोजेक्शन लेते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो ओ सी का डॉट हम ओ ए के साथ कर देंगे भाई, ओ सी का डॉट 2 2 1 के साथ, ठीक है, सो -1/2 -2 1/2 का डॉट 2 2 1 के साथ अपॉन 3 से हम डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा चेक कर लो भाई, -1 -4 प्लस 1/2, करेक्ट है क्या, अपॉन 3, कितना बचा भैया, हाँ भाई इसे सॉल्व करेंगे तो -5 -10 प्लस 9 9 बाय तो -3/2, ठीक है, -3/2 करेक्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, बी ऑप्शन, क्या होता है भाई ट्राइंगल का एरिया, ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी, हम जानते हैं भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए क्रॉस ओ बी, क्या ये हमने सॉल्व किया है क्या अभी, क्या हमने सॉल्व किया है ओ ए क्रॉस ओ बी, अभी तो सॉल्व किया था भाई, ये सॉल्व करके 6, बस ध्यान रखना ये एज इट इज लेना है, 6 आई कैप -3 जे कैप -6 के कैप का हाफ मैग्नीट्यूड 6 आई कैप -3 जे कैप -6 के कैप, सो इट कम्स आउट टू बी 9/2, सही है, सही है, करेक्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, आई होप आप कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ बड़ी बात बची नहीं यार, सी में अगर ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी सी, वही दो वेक्टर निकालने हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ए बी क्रॉस ए सी, सो दिस इजीली यू कैन चेक, ए बी वेक्टर भी आप निकाल सकते हैं, ए सी वेक्टर सारे पॉइंट्स तो हमें पता ही है, ए पता है 2 2 1 है, बी पॉइंट आपने पता है 1 -2 2 है, सी पॉइंट हमने निकाल लिया, ये रहा भाई, सी पॉइंट अभी बताया था ना आपको, कहाँ गया, ये रहा, सी पॉइंट -1/2 -2 हाफ, तो ये पॉइंट्स ये सब आ जाएंगे, और इसको सॉल्व करिए, आप इसे सॉल्व करेंगे ये भी 9/2 आएगा, है ना, ये आप कर ही लेंगे। और डी में क्या है, एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स ओ एंड ओ सी, अच्छा, अब अगर डी ऑप्शन की बात करें, वो कह रहा है एक पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स ओ ए एंड ओ सी हैं, तो इसके डायगोनल्स के बीच का एक्यूट एंगल हमें फाइंड करना है, D1 डायगोनल एंड D2 डायगोनल, तो भाई D1 डायगोनल जो होगा वो क्या होगा, ओ ए प्लस ओ सी हो जाएगा, और D2 डायगोनल जो होगा वो ओ ए माइनस ओ सी हो जाएगा, ठीक है, और अब हमें एंगल फाइंड करना है, तो D1 डॉट D2 करके हम फाइंड कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, D1 डॉट D2 करेंगे, तो जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे आपको मिलेगा ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जो भी है D1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ D2 वेक्टर इंटू कॉस थीटा, इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और बेसिकली वो बोल रहा है कि वो एंगल जो है π/3 है कि नहीं है, तो जब आप इसे सॉल्व करके कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों, तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो 1/2 नहीं मिलेगी, इनफैक्ट कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो आपको शायद 2/√5 या 1/√5 ऐसी कुछ मिलकर आती है, ठीक है ना,
कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप अगेन सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट डॉट प्रोडक्ट करना है, D1 D2 वेक्टर्स आपको पता है, सब पता है, OA वेक्टर भी पता है, OC वेक्टर भी पता है, ठीक है ना। सो डी ऑप्शन यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे इट विल नॉट कम आउट टू बी द करेक्ट आंसर। या tan थीटा अगर आप चाहते हैं tan थीटा वगैरह निकाल के ट्राइंगल से बना के करना है वैसे कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली ज्योमेट्री की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा फॉर्मूले लगाइए, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट पता है, तो ये सब हमें पता है वेक्टर्स, जस्ट यू हैव टू डू द डॉट प्रोडक्ट। इनफैक्ट डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली कर लो, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और मैग्नीट्यूड ऑफ D1 मैग्नीट्यूड कॉस थीटा निकाल लो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेसिकली करेक्ट आंसर्स क्या हो गए, तो A, B एंड C आर द करेक्ट आंसर्स, ठीक है, D इज द रॉन्ग आंसर। चलिए अब आ जाते हैं हम 6th क्वेश्चन पर, जो कि है पैराबोला से, ठीक है। और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे तो सिंपल है, हाइलाइट्स याद होनी चाहिए, बेसिक्स अगर हमने याद करके रिवाइज करके गए तो बढ़िया से सॉल्व हो जाएगा। लेट ई डिनोट्स अ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, p पॉइंट इज -2,4। तो पहले तो अगर आप पैराबोला देखें, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, माउथ राइट फेसिंग पैराबोला, राइट, और इसका जो फोकस है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स जो हैं, a की जो वैल्यू है बेसिकली 2 है ना, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी क्या वो x इक्वल्स टू -2 हो जाएगी। तो अगर आप देखें तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं होगी, विच इज़ द लाइन x इक्वल्स टू -2, और एक हमें p पॉइंट दे रखा है विथ कोऑर्डिनेट्स -2,4, दैट मीन्स द पॉइंट लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, और Q and Q dash be the two distinct points on E, मतलब पैराबोला पे, such that PQ and PQ dash are tangents to E, मतलब डायरेक्ट्रिक्स पर ये जो पॉइंट है इससे टैंजेंट्स ड्रॉ करी गई हैं। तो ये टैंजेंट्स हमने ड्रॉ कर ली, दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज पॉइंट Q डैश। तो बेटा अगर पैराबोला पे दो पॉइंट्स पे टैंजेंट बनाओ और डायरेक्ट्रिक्स पे जाकर मिलती हैं, क्योंकि ये डायरेक्टर सर्कल होता है तो ये 90 डिग्री होता है, और अगर टैंजेंट्स 90 डिग्री होती हैं तो Q और Q डैश को ज्वाइन करते हैं, तो दिस इज नथिंग बट दी फोकल कॉर्ड, दिस इज नथिंग बट दी फोकल कॉर्ड, है ना। F बी द फोकस, तो ये F फोकस है, तो फोकस कितना होगा बेटा इसका 2,0, A,0 होता है, ठीक है। दिस इज द वर्टेक्स। अब लेट्स सी क्या क्या हमसे पूछ रहा है, ट्राइंगल PFQ इज राइट एंगल, PFQ, वो कह रहा है कि क्या ये जो PFQ ट्राइंगल है ये राइट एंगल है क्या। अच्छा, और PFQ इज राइट एंगल ट्राइंगल, वैसे तो प्रॉपर्टी होती है यार, ये जो PQ सेगमेंट होता है किसी भी पैराबोला पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं अगर, तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स पर जो पॉइंट होता है उसके बीच का जो सेगमेंट होता है ये फोकस पर हमेशा 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, ठीक है। सो अगेन नॉट अ बिग डील, द ट्राइंगल QPQ डैश, QPQ डैश, ये तो है ही ना 90 डिग्री, तो पता ही है यार। तो इसका मतलब ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन P और F के बीच का डिस्टेंस निकाल लो यार, P और F डिस्टेंस पॉइंट पता है, तो √2 + 2 4 का स्क्वायर 16 + 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 4√2। हमें ऑप्शन में दे रखा है 5√2, इसका मतलब ये गलत है भाई। एंड F लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग QQ डैश, बिल्कुल सही है, ये फोकल कॉर्ड ही तो होती है। फोकल कॉर्ड के एंड पर जब हम टैंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे जाकर मिल जाती है उसकी, तो करेक्ट है, तो ये फोकस से पास कर रही होगी, इसका मतलब डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो अगर प्रॉपर्टीज हमें याद हैं तो बहुत फास्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो वन ऑफ दिस क्वेश्चन क्विक, टाइम सेविंग। अब हम आगे आते हैं सेक्शन 2 के ऊपर। सेक्शन 2 कंटेन्स 3 क्वेश्चंस, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप पैराग्राफ था जिसमें से राउंड ऑफ करके अगर डेसिमल में आता है तो राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें उसको लिखना था। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस solve the first question. Question stem मतलब बेसिकली डेटा इज गिवन एंड बेस्ड ऑन दैट डेटा वी हैव टू सॉल्व द 2 क्वेश्चंस। बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या दे रखा है। कंसिडर द रीजन आर वेयर एक्स वाई पेयर्स जो है बिलोंग्स टू रियल एंड एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई स्क्वायर इज लेस देन 4 - x, वाई स्क्वायर इज लेस देन 4 - x। अच्छा, तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। एक्स पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया एंड वाई स्क्वायर 4 - x, तो कुछ ऐसा पैराबोला है वो, ठीक है ना। लेफ्ट फेसिंग दिस पॉइंट विल बी 4,0, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। एफ बी द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स दैट आर कंटेन्ड इन आर। अच्छा, इस रीजन में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बेसिकली एक्स पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वो वाले सारे फैमिली ऑफ सर्कल्स हैं एंड हैव सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस, और उनका सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पर है
लेट सी बी द सर्कल दैट हैज़ द लार्जेस्ट रेडियस अमंग द सर्कल। सी वो सर्कल है जिसका रेडियस लार्जेस्ट होगा। सो बेसिकली वो सर्कल कुछ ऐसा हो सकता है, समझ में आ रही क्या बात? दैट सर्कल कैन बी समथिंग लाइक दिस। थोड़ा और ठीक से बना देते हैं। एक ये डाउट आता है कि यार ये कट करेगा, मैं इसको टच करने वाला जो है मान लेता हूँ। ये पॉइंट पैराबोला था, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। तो अगर मैं इस पॉइंट का एक्स नॉट कोऑर्डिनेट मानता हूँ तो वाई कोऑर्डिनेट रूट 4 माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। अच्छा, स्लोप मैं निकालना चाहूँ 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1 अपॉन 2y नॉट। तो द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट इज 2y नॉट, मतलब रूट 4 माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ये नॉर्मल की स्लोप आ गई है। अच्छा, और इसका जो सेंटर है रेडियस r मान लेते हैं, लेट्स से ओरिजिन से पास कर रहा है, मैक्सिमम रेडियस क्योंकि की बात कर रहा है r, 0। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी बेटा? x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -2rx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, मैं पैराबोला को इसके साथ सॉल्व भी कर सकता हूँ, इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं वाई स्क्वायर की जगह रख देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर -2rx प्लस 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली आई एम गेटिंग अ क्वाड्रेटिक दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, सो 2r प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट है क्या? अच्छा, और क्या करना है? और क्या बोल रहा है वो? बेसिकली r को मैक्सिमाइज करना है ना। यहाँ से x नॉट हमने सॉल्व किया दोनों को, तो x नॉट सेटिस्फाई कर रहा होगा। ऐसे ना लिखें इसे, ऐसे ना लिखें। अगर एक काम करते हैं, यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो इट विल बी एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स नॉट अपॉन 2x नॉट इज इक्वल्स टू r। करेक्ट है क्या? सही है ना? ये तो हो गई बेटा r की वैल्यू। और एक बात और हम जानते हैं कि अगर ये टच कर रहे हैं तो इनके अलॉन्ग जो कॉमन नॉर्मल होगी, पैराबोला पे नॉर्मल वो सेंटर से पास करेगी, सर्कल के कॉमन नॉर्मल है। तो नॉर्मल की स्लोप तो हमें पता है, पॉइंट हमें पता है। तो स्लोप अगर हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखें, नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस वाई नॉट दैट इज रूट 4 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू स्लोप 2√4 माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। और ये जो है कन्फर्म r, 0 से पास करेगी, y को 0 रख दें तो -√4 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 2√4 माइनस एक्स नॉट इंटू r माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। -1/2 एक्स नॉट माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू r। ठीक है क्या? एक्स नॉट, तो हमें क्या क्या फाइंड करना था सर्कल में? ठीक है, हमें रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है ना। तो अगर हमें रेडियस निकालना है तो ठीक है, पहले हम r की वैल्यू इधर रख देते हैं बेटा, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स नॉट अपॉन 2x नॉट इज इक्वल्स टू 2x नॉट माइनस 1 अपॉन 2 गेट्स कैंसल्ड। एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 2x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट गेट कैंसल्ड। x naught square is equals to 4, so x naught comes out to be 2. x naught comes out to be 2, and if x naught comes out to be 2, r comes out to be 3/2. अच्छा, तो पहला जो पार्ट था रेडियस ऑफ द सर्कल, r आ गया, रेडियस r के बराबर था, तो 3 मतलब 3/2 मतलब 1.5 रेडियस आ गया। और जो दूसरा पार्ट पूछा था इसमें, वैल्यू ऑफ अल्फा। अब अल्फा बीटा क्या था जरा देखें सर्कल में। अल्फा बीटा बी अ पॉइंट वेयर द सर्कल सी मीट्स द पैराबोला। तो यार पैराबोला को मीट कर रहा था, ये अल्फा बीटा था। तो अल्फा इज बेसिकली नथिंग बट एक्स नॉट भी आ गया हमारा 2, तो अल्फा की वैल्यू लो, दोनों ही खत्म हो गया। अल्फा वाज इक्वल टू एक्स नॉट एंड एक्स नॉट इज 2, तो अल्फा 2 आ गया, रेडियस 3/2 आ गया। ठीक है ना, समझ में आ गया क्या किया था। So what I did was I solved the circle with the parabola. I got one equation from that, and also I write a common normal at the point of contact of circle and parabola, और उसको मैंने सेंटर से सर्कल के पास करा के दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके r और x निकाल लिया। ठीक है,
चलिए, सो 2 क्वेश्चन 7 एंड 8 न्यूमेरिकल टाइप जो थे फिनिश। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नाउ द क्वेश्चन स्टेम फॉर क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। अगेन इसको प्रेजेंट करने का बहुत बढ़िया तरीका था। डेटा काफ़ी लेंदी है, बट ध्यान से अगर हम करेंगे तो बिल्कुल आप इसको सिंप्लीफाई सही से कर पाएंगे। फंक्शन f1 0 से इन्फिनिटी, f2 भी 0 से इन्फिनिटी, डिफाइंड बाय, पहले हम पूरा कंसंट्रेशन f1x पे रखते हैं। इंटीग्रल 0 टू x पाई, मतलब प्रोडक्ट सीरीज j की वैल्यू 1 से 21 t माइनस j की पावर j, मतलब j को 1 रखूंगा तो t माइनस 1 की पावर 1 इंटू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू टी माइनस 3 का होल क्यूब एंड सो ऑन लिखा हुआ है। ऐसी f2x भी एक फंक्शन डिफाइन है। अभी फोकस f1 पे रखते हैं। वेयर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n एंड रियल नंबर्स दिस, ये डिनोट्स प्रोडक्ट सीरीज, बिल्कुल हमें पता है। mi ni रिस्पेक्टिवली डिनोट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। मतलब m1 जो था ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है और n1 जो है लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। किसका? डिनोट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ फंक्शन fi मतलब f1 के लिए, ये f1 के लिए है ना, f1x फंक्शन के लोकल मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स हैं। ऐसी m2 और n2 लोकल मिनिमा और मैक्सिमा के पॉइंट्स हैं f2 के लिए। तो फॉर द पॉइंट्स ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा वी नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव का साइन चेंज, राइट। तो अगर मैं f1 डैश x की बात करूं, लेबनीज लग जाएगी बेटा इसमें डेरिवेटिव में। 0 से x में t जहां जहां आ रहा है सब जगह x आ जाएगा। सो व्हाट विल बी f1 डैश x? So it will be x minus 1 की पावर 1 into x minus 2 की पावर 2 into x minus 3 की पावर 3 and so on up till x minus 20 की पावर 20 into x minus 21 की पावर 21 को अगर मैं 0 करूं तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। बहुत सारे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बेटा? I will get so many critical points starting with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। हम इसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, पर मैं आपको पॉइंट्स लिखकर समझा देता हूं, शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना? ये हमने पॉइंट्स लिख लिए। नाउ द साइन ऑफ द डेरिवेटिव हियर डेफिनेटली पॉजिटिव। जब जब ऑड पावर है तो हर ऑड नंबर की ऑड पावर है, ऑड फैक्टर की ऑड पावर है, तो साइन चेंज होगा। और इवन नंबर जो था, और बेटा इवन नंबर जो था है ना, उसका साइन चेंज नहीं हो रहा। तो यहां तो हुआ माइनस, यहां माइनस रहा, ऑड पे चेंज होकर प्लस हो गया, इवन पर प्लस ही रहा। अब 2 प्लस फिर 2 माइनस, ऑड पे चेंज हो रहा है ना, इवन पे नहीं हो रहा, फिर यहां प्लस, फिर 2 प्लस, फिर माइनस। ये आप बहुत आराम से अब सोच सकते हो कैसे हो गया, समझ में आया क्या? माइनस, बेसिकली हमें x ग्रेटर देन 0 दिया है तो उसके नीचे जाना नहीं था भाई। जैसे ही ऑड फैक्टर आएगा साइन चेंज, इवन पे साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस। ऑड फैक्टर आया, x माइनस 19 थी तो साइन चेंज, इससे हमने बना लिया। अब हम जानते हैं कि अगर डेरिवेटिव dy/dx नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन से पॉजिटिव, तो वो मिनिमा का पॉइंट आता है। तो अगर डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो वो मिनिमा का पॉइंट होगा। तो कौन कौन से लोकल मिनिमा के पॉइंट होंगे आप बता सकते हैं बेटा? इसमें x को 1 तो हो गई, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव 1 के बाद 5 आएगा बेटा, तो हमें 4 का गैप दिख रहा है कंफर्म। फिर 9 आएगा, 9 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 17 आएगा, और 17 के बाद 21 भी आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब m1 जो लोकल मिनिमा के पॉइंट थे वो तो 6 हो गए। और अगर dy/dx पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, तो लोकल मैक्सिमा होता है। तो लोकल मैक्सिमा के कौन कौन से पॉइंट्स हो गए बच्चा जी? लोकल मैक्सिमा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो x की वैल्यू, हाँ, तो x की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है? पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है। एक x = 3 आएगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव 7 आएगा बेटा, 7 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद आप देख सकते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव 15 पर जा रहा है, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव 19 पर जा रहा है। तो 5 पॉइंट आ रहे हैं। तो n1 की वैल्यू हो गई 5। m1 पता है, n1 पता है, क्या हम इसमें रख सकते हैं?
2 times of m1 that is 12 plus 3 times of n1 that is 15 plus m1 into m1 5 6 are 30 57। तो पहले का आंसर कितना हो गया बच्चों? 57 हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? m2 n2 से। अच्छा, तो m2 n2 कहां से आएगा भाई? अब ये जो f2x है इसके डेरिवेटिव से हम बनाएंगे लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, पता लगाएंगे बेसिकली लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट्स। ठीक है, तो मैं यही कर देता हूं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं f2-x, अब आप देखिए यहाँ x माइनस 1 की पावर 50 या x माइनस 1 की पावर 49, तो ये तो श्योर है कि x माइनस 1 की पावर 48 तो कॉमन आएगा। अच्छा, यहाँ पर कितना बचेगा बेटा? 98 इंटू 50 इंटू एक्स माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पर -600 इंटू 49 यहाँ बचेगा। इसको हमने जीरो करना है। अब एक तो क्रिटिकल पॉइंट x माइनस 1 आ गया, और यहाँ से एक क्रिटिकल पॉइंट आप सॉल्व करेंगे, मैंने किया हुआ है, वो 7 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब f2 के लिए एक क्रिटिकल पॉइंट 1 आ रहा है और एक 7 आ रहा है, प्लस और जो 7 वाला है ये लीनियर फंक्शन है, ऑड पावर, और ये इवन पावर थी। तो यहाँ से बेटा साइन चेंज हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव, और फिर यहाँ नेगेटिव ही रहा। तो अब अगर नेगेटिव मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग था, फंक्शन डिक्रीजिंग ही रहा, और फिर यहाँ इंक्रीज कर गया, तो लोकल मिनिमा का तो एक पॉइंट आ रहा है और लोकल मैक्सिमा का एक भी पॉइंट नहीं आ रहा। तो m1 तो 1 और n2 0, m1 m2 मतलब m2 तो 1 और n2 0, तो m2 1 और n2 0, तो वैल्यू 6 हो गई। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 6। तो इसका आंसर हो गया 6। समझ में आया भाई? ये कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, ये वाली कैलकुलेशन डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू निकालना। इस वाले से मैंने क्या बोला, x की वैल्यू आती है 7, और एक यहाँ पर x माइनस 1 आ रही है, पर वो इवन पावर था, तो उसका साइन चेंज नहीं हुआ। तो उसके हिसाब से हमें पता चल गया कि एक लोकल मिनिमा का पॉइंट था और मैक्सिमा का कोई पॉइंट नहीं था। m2 n2 ध्यान से पढ़ना, इधर उधर वैल्यू कर दी तो काम खत्म। m1 m2 लोकल मिनिमा थे, है ना। mi रिस्पेक्टिवली डिनोट पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा, वो गड़बड़ मत करना, नहीं तो डेटा चेंज हो जाएगा पूरा। ठीक है, चलो गुड। तो दीज आर द क्वेश्चंस 9 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आपके पास gi एक फंक्शन है, आपके पास f एक फंक्शन है, और g1x की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, g2x की वैल्यू आपको mod 4x माइनस पाई दे रखी है, ऐसा ही इक्वल्स टू एक इंटीग्रल दे रखा है fx इंटू gix। ठीक है, अब आपसे पूछा है 16s1 अपॉन पाई, तो डेफिनेटली इसमें आपको s1 निकालना पड़ेगा। अगर si पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 8 fx gix है, तो फिर s1 क्या होगा? पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 8 fx यानी कि साइन स्क्वायर x, और gix की जगह i की जगह मैं 1 डाल दूंगा, तो g1x आ जाएगा, और g1x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1। कितनी दे रखी है? 1। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे भाई? इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और ये हो जाएगा पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 8। ठीक है, बहुत रेगुलर इंटीग्रेशन है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, cos 2x का होता है sin 2x अपॉन 2, और आप पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 8 लिमिट इसमें डाल सकते हो। तो व्हेन यू विल बी पुटिंग द लिमिट, तो आपके पास क्या आने वाला है? 3 पाई बाय 8 माइनस ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4, साइन के अंदर 3 पाई बाय 4 यानी 1/√2, तो 1/2√2 हो जाएगा दोस्तों। ओके, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, माइनस अब मैं पाई बाय 8 डालूंगा, x की जगह पर पाई बाय 8, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2√2, क्योंकि पाई बाय 4 बनेगा साइन के अंदर। ओके, 1/2√2 से 1/2√2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 पाई बाय 8 में से पाई बाय 8 जाएगा तो पाई बाय 4 बचेगा, और बाहर हाफ है। ठीक है, बाहर हाफ है, तो आपके पास कितना आने वाला है? यहाँ से पाई बाय 8 आने वाला है। कितना आने वाला है आपके पास? पाई बाय 8 आने वाला है। तो s1 की वैल्यू है पाई बाय 8, s1 की वैल्यू को आप इधर रख दीजिए, तो देखिए 16 इंटू पाई बाय 8 अपॉन पाई, आंसर इज 2। तो इसका आंसर तो आने वाला है 2। ठीक है,
नेक्स्ट आपसे पूछा है 48s2 अपॉन पाई स्क्वायर, 48s2 अपॉन पाई स्क्वायर। तो इसके लिए आपको s2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। s2 कैसे निकालोगे आप? s2 का मतलब है पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 8 तक का इंटीग्रेशन मुझे करना है। fx की जगह पर तो मुझे बच्चों साइन स्क्वायर x ही चाहिए, और g2x इस बार आ जाएगा, जिसकी जगह पर आप लगा दोगे मॉड 4x माइनस पाई। ओके, सो दिस इज s2। नाउ s2 जो है इसमें हम अगर किंग अप्लाई कर दें तो पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 8, किंग अप्लाई करना मतलब a प्लस बी माइनस एक्स लगाना। a प्लस बी माइनस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? देखो a प्लस बी करोगे तो आपके पास कितना आने वाला है? पाई बाय 2 आने वाला है। तो पाई बाय 2 माइनस एक्स करोगे तो साइन तो चेंज हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स में, एंड इट विल गेट चेंज्ड इनटू सी। ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस पाई। ओके, नाउ व्हाट कैन बी राइट? पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 8 कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 2 पाई 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 माइनस 4x। ओके, मॉड के अंदर आ जाएगा पाई माइनस 4x, इजंट इट? ये है आपका s2। नाउ जस्ट ऐड, ठीक है। इसको और इसको आप जब ऐड करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है? आपके पास आने वाला है 2 टाइम्स ऑफ s2 इज इक्वल टू, ठीक है, मॉड 4x माइनस पाई, कॉमन आ जाएगा, और ये चल रहा है पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 8, और यहां पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बनेगा विच विल बिकम 1, ये हो जाएगा 1। ओके, अच्छा, मॉड 4x माइनस पाई का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो देखिए, मॉड 4x पाई का इंटीग्रेशन आपको करना है तो आप क्या कीजिए, आप यहां पर पाई बाय 4 की लाइन खींच दीजिए। मॉड 4x माइनस पाई का ग्राफ ऐसा बनेगा, पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 8 जाना है आपको। तो दैट मीन्स आपको ये दो ट्राइंगल्स का एरिया चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो? ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू क्या होने वाली, देखिए इसकी वैल्यू होने वाली, देखो ये बेस तो मिल गया मुझे, पाई बाय 4 में से पाई बाय 8 गया तो पाई बाय 8 मिल गया, और पाई बाय 8 जब मैं यहाँ डालूंगा तो ये लेंथ मेरे पास आ जाएगी पाई बाय 2। तो इसका मतलब मेरा जो एरिया है वो हो जाएगा हाफ इंटू पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 8। ये तो एक ट्राइंगल का एरिया हुआ, मुझे दोनों के चाहिए, 2 टाइम्स कर दीजिए, ठीक है। ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है, एंड इट इज ऑल इक्वल टू 2s2। 2 से 2 कैंसिल हो गया दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ी गलती यही होगी आपसे कि आप ये 2 को अरेंज करना भूल जाओगे, तो 2 से 2 काटना ना भूलें। सो वैल्यू ऑफ s2 इज नथिंग बट पाई स्क्वायर बाय 32। पाई स्क्वायर बाय 32 इज द वैल्यू ऑफ s2। इस वैल्यू को जब आप यहां रखेंगे तो देखिए 48 अपॉन पाई स्क्वायर, एंड s2 की जगह पर आप रखोगे पाई स्क्वायर अपॉन 32। सो यू विल बी गेटिंग 3/2, दैट मीन्स 1.5 एज योर आंसर। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली पैराग्राफ सेक्शन का क्वेश्चन है। अच्छा पैराग्राफ है, सर्कल को यूज करके और S&P को यूज करके बनाया गया है। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि M जो है वो एक सेट है जिसमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू r स्क्वायर को सेटिस्फाई करने वाले सभी x और y हैं, ठीक है। कंसिडर द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन an इक्वल्स टू 1/2n माइनस 1, लेट s नॉट इक्वल टू 0 and for n greater than equal to 1 let Sn denote the sum of the first n terms of this progression, ठीक है। Sn जो है फर्स्ट n टर्म्स का सम है। n greater than equal to 1 के लिए Cn denote the circle with center Sn minus 1 comma 0 and radius an, and Dn denote the circle with center Sn minus 1 and radius is an। ओके, तो अगर an जो है वो GP दे रखी है मुझे, तो GP में क्या बना सकता हूँ? देखो GP का मतलब है a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो a1 का मतलब है 1 हो जाएगा, a2 का मतलब है 2, फिर 1/2 स्क्वायर, फिर 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। फिर Sn जो है वो इस GP का सम है n टर्म्स के लिए। तो यानी कि 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1/2 की पावर n। दिस इज द वैल्यू ऑफ Sn, ठीक है। अब आगे बढ़े, चलिए। कंसिडर m विद रेडियस 1025/513, लेट k बी द नंबर ऑफ ऑल दोज सर्कल Cn दैट आर इनसाइड m। अब देखो सर्कल है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारे पास m विच इज नथिंग बट x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसके अंदर बहुत सारे सर्कल्स हैं, मान लो ऐसे ऐसे करके हमारे पास सर्कल है। तो मान लो एक सर्कल मैंने ऐसे ले लिया अंदर, ठीक है। ये जो येलो सर्कल है ये एक्चुअली कौन है? ये सी एन है, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन में देखो तो सी एन सर्कल्स जो थे उनका सेंटर क्या था? एस एन माइनस वन कॉमा जीरो। क्या था? एस एन माइनस वन कॉमा जीरो। तो इसका जो सेंटर है ना वो है एस एन माइनस वन कॉमा जीरो, और हमारे एम सर्कल जो है उसका सेंटर है ओरिजिन। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, मान लो ये C1 है, मान लो ये C2 है, C1 C2 होगा, ओके। तो अगर आप देखो ये जो इस सर्कल की रेडियस R है, इस सर्कल की जो रेडियस R है वो बड़ी होगी C1 C2 प्लस ये येलो सर्कल की रेडियस को जोड़ देंगे उसके, ठीक है। मतलब C1 C2 प्लस रेडियस ऑफ CN, CN यानी कि ये CN जो सर्कल लिया है मैंने उसका एक एलिमेंट मैंने यहां पर बनाया, उसकी रेडियस जब आप जोड़ दोगे तो वो लेस देन होनी चाहिए किसके? R के। क्लियर है? ओके। C1 C2 मतलब दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो कि SN माइनस वन है, प्लस रेडियस ऑफ CN। अब रेडियस ऑफ CN जो है वो कितनी दे रखी है आपको? AN, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ CN का मतलब AN हो जाएगा, एंड इट शुड बी लेस देन 1025 अपॉन 513। अच्छा, एक चीज अपन पढ़ते हैं ना कि TN इज इक्वल टू होता है SN माइनस SN माइनस वन, होता है नहीं होता? तो एक बात बताइए कि SN माइनस वन प्लस TN कितना होगा? डेफिनेटली इट वुड बी इक्वल टू SN। तो यहां पर वही चीज लिखी हुई है, SN माइनस वन प्लस AN लिखा हुआ है, तो वी कैन रिप्लेस इट बाय SN। तो SN से रिप्लेस किया, ठीक है, 1025 अपॉन 513, एंड SN वॉज वॉट? SN अगर आप देखेंगे तो अपन ने निकाला था ट्वाइस 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, विच इज लेस देन 1025 अपॉन 513 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n इज नथिंग बट लेस देन 1025 अपॉन 1026। अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो आप इसको तुरंत लिख दोगे 1 माइनस 1 अपॉन 1026। कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली भाई 1 से 1 तो कट गया, ठीक है। तो 2 की पावर n जो है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा 1 अपॉन 2 की पावर n ग्रेटर देन 1 अपॉन 1026। उसके बाद हम इसको जब फिर से उल्टा करेंगे तो 2n लेस देन 1026 हो जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबल पूछा है तो n की वैल्यू होनी चाहिए 10, क्योंकि 2 की पावर 10 जो होता है 1024 होता है, तो मैक्सिमम पॉसिबल हो जाएगा 1026 से छोटा, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास n आया है वो कितना आया है? वो हमारे पास 10 आया है, ओके। अब हमें क्या दे रखा है? लेट L बी द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सर्कल्स अमंग दीज के सर्कल्स सच दैट नो टू सर्कल्स इंटरसेक्ट। अब इन सर्कल्स में से मैक्सिमम नंबर आपको निकालना है। भाई K क्या है? L क्या है? L वही तो है, L का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल्स। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल्स बताने जो आपस में इंटरसेक्ट ना कर रहे हो। और K क्या है? K नंबर ऑफ ऑल दो सर्कल्स जो अंदर बैठे हैं, वो तो हम निकाल ही चुके हैं, n बराबर 10, यही K की वैल्यू है, ठीक है। सो इट इज एक्चुअली इक्वल टू K। तो K तो हमारे पास आ चुका है, अब हम L पर फोकस कर रहे हैं। तो मान लो इसके अंदर बहुत सारे सर्कल्स होते हैं, ठीक है। तो आप सोच के देखो कि इस तरीके से जो सर्कल्स हैं हमारे पास, इसमें अगर आप सोचो तो ऑल्टरनेट सर्कल्स जो है ना वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऑल्टरनेट सर्कल्स जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जैसे C1, C3, C5 ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, C2, C4, C6 ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। टोटल 10 है, तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे? भाई ऑड भी 5 है, इवन भी 5 है, तो मैक्सिमम 5 ऐसे सर्कल्स होंगे जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब जो L की वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। L की वैल्यू 5 है और K की वैल्यू 10 है। अब आपको ऑप्शंस चेक करना है। जब आप ऑप्शंस चेक करोगे तो D ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। सो D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Consider M with R equals to 2 की पावर 199 minus 1 root 2 upon 2 की पावर 198. The number of all those circles Dn that are inside M is. ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो इसमें क्या है? वापस से वही बात, आपके पास M सर्कल है, इसके अंदर एक और सर्कल है, उसका सेंटर जो है इस बार वो है Sn माइनस वन कॉमा Sn माइनस वन, ओके। और यहां पर हमारे पास सेंटर ओरिजिन है ही सही M का, ठीक है। और रेडियस जो है ना हमारे पास वो इस बार इसमें भी AN है। तो हम जब ये सेम कंसेप्ट लगाएंगे
कि C1 C2 का डिस्टेंस प्लस an जब हम करेंगे तो इट शुड बी लेस देन दिस रेडियस, दैट इज 2 की पावर 199 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 198 इंटू रूट 2। क्लियर? C1 C2 इज नथिंग बट रूट 2 टाइम्स Sn माइनस 1 प्लस an, ओके, लेस देन दिस एंटायर थिंग, ओके। इसके बाद हम लोग Sn माइनस 1 की वैल्यू रख देते हैं। Sn की वैल्यू हमारे पास थी, सही, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 प्लस an की वैल्यू है 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 लेस देन 2 रूट 2, बंटवारा कर लो, माइनस रूट 2 अपॉन 2 की पावर 198 ओके, जस्ट मल्टीप्लाई इट, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 लेस देन 2 रूट 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 की पावर 198। 2 रूट 2 से 2 रूट 2 कैंसिल, ओके। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 ग्रेटर देन हो जाएगा रूट 2 अपॉन 2 की पावर 198 से, ओके। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 की पावर n माइनस 1 इज लेस देन हो जाएगा 2 की पावर 198 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। तो 2 की पावर n माइनस 1 जो है वो लेस देन 2 की पावर 198 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 है। इसका मतलब n माइनस 1 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 198 हो जाएगा। इसका मतलब n लेस देन इक्वल्स टू 199 हो जाएगा, ठीक है। सो योर आंसर इज 199, ओके। नाउ ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ था, बहुत ही क्लासिक। इसमें आपको psi1 फंक्शन दे रखा है, psi2 दे रखा है, f दे रखा है, g दे रखा है, f of 0 g of 0 0 दे रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। psi1x has been given to you, psi2x has been given to you, fx has been given to you and gx has been given to you, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सत्य है। तो ऑप्शंस आपने देखे ही, अपन को हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं, इस fx को उठाता हूं, ठीक है, और इस fx को मैं बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स लिख सकता हूं ट्वाइस 0 से x मॉड t माइनस टी स्क्वायर e पावर माइनस टी स्क्वायर dt। रिमेंबर x ग्रेटर देन 0 के लिए है, तो अगर x ग्रेटर देन 0 के लिए है तो मॉड तो पॉजिटिव खुलना ही है, कंफर्म है, और वैसे भी 0 से x पर जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो ये हो जाएगा t e की पावर माइनस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर e की पावर माइनस टी स्क्वायर dt, ठीक है। सो हम इस इंटीग्रेशन को सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो t e की पावर माइनस टी स्क्वायर dt ये अलग हो गया, माइनस 2 0 से x टी स्क्वायर e की पावर माइनस टी स्क्वायर dt ये अलग हो गया। कीप इट इन माइंड, ये fx है। पहला ऑप्शन था f ऑफ रूट ln3 प्लस g ऑफ रूट ln3, तो अब मैं gx को ले रहा हूं, gx को उठाओ। gx में अपन क्या कर सकते हैं, अब अगर मैं t को u स्क्वायर रख दूं तो दोस्तों मेरे पास आ जाएगा dt बराबर 2u du, और जो लिमिट्स है मेरे पास वो चेंज हो जाएंगी 0 से x, यहां हो जाएगा u e की पावर माइनस u स्क्वायर, यहां आ जाएगा 2, ठीक है, यहां पर आ जाएगा u स्क्वायर du, करेक्ट है। और वेरिएबल अगर मैं चेंज करना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 0 से x टी स्क्वायर e की पावर माइनस टी स्क्वायर dt, ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा, मेरे पास पहले ऑप्शन में f ऑफ रूट ln3 प्लस g ऑफ रूट ln3 पूछा है, तो मैं अब क्या करूंगा fx प्लस gx करूंगा। जब मैं fx प्लस gx करूंगा तो सोचो ये और ये स्वाहा हो जाएंगे, कंफर्म है, खूबसूरती है, ठीक है। fx प्लस gx करा, ये कट गया, तो अब हमारे पास सिर्फ ये है, सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ ये वाला इंटीग्रल है, ठीक है। तो आइए हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर लास्ट में हम x की वैल्यू रूट ln3 रख देंगे। तो अब हमारे पास क्या हो गया है, fx प्लस gx जो है, fx प्लस gx जो है वो आ गया है 2 टाइम्स 0 से x टी ई पावर माइनस टी स्क्वायर dt के बराबर, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आप टी स्क्वायर को रख सकते हो z, तो 2t dt बराबर हो जाएगा dz,
यहां से टी डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी जेड बाई टू। तो हम टी डी टी को जिस दिन रिप्लेस करेंगे डी जेड बाई टू से, उसी दिन हमें लिमिट्स भी बदलनी पड़ेंगी, 0 से एक्स स्क्वायर, ठीक है, ई की पावर माइनस यू, और यहां पर आ जाएगा डी जेड बाय टू, 2 से 2 कैंसिल, ई की पावर माइनस यू बचा है, ई की पावर माइनस यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस यू, लिमिट डाल दीजिए 0 से एक्स स्क्वायर, जब मैं एक्स स्क्वायर डालूंगा तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर मेरे पास एफ एक्स प्लस जी एक्स आने वाला है। अब हम पहला ऑप्शन चेक कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ x की जगह पर रूट ln3 रखना है, क्योंकि हमने पूरा फंक्शन ही निकाल लिया एफ एक्स प्लस जी एक्स। जैसे ही मैं x बराबर रूट ln3 रखूंगा तो मेरे पास f ऑफ रूट ln3 प्लस g ऑफ रूट ln3 की वैल्यू आएगी 1 माइनस ई पावर माइनस ln3 के बराबर, which would be equal to 1 minus 1 upon 3 and which would be equal to 2 upon 3. So this is coming as 2 upon 3, not 1 upon 3. So that's why this would be the wrong answer. ये wrong answer है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बी ऑप्शन की तरफ। देखिए बी ऑप्शन कह रहा है कि फॉर एवरी x greater than 1 there exists an alpha belongs to 1 से x such that psi 1 x equals to 1 plus alpha x। देखिए psi 1 x फंक्शन जो था वो क्या था, आइए जरा देख लेते हैं। psi 1 x इज ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, इसको यहां रखते हैं, तो ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा एक्स, सो वील गेट ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टाइम्स ऑफ एल्फा माइनस 1, इजंट इट। अच्छा एल्फा तो 1 से बड़ा, एल्फा भी 1 से बड़ा है, ठीक है, एक्स खुद 1 से बड़ा है ही सही, तो बेसिकली दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। और ये e की पावर माइनस एक्स की बात अगर मैं करूं तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है, ठीक है। तो अगर x 1 से बड़ा लूंगा मैं तो डेफिनेटली ये 1 से छोटा ही रहने वाला है, क्योंकि 0,1 तो यहीं रह गया, तो ये ये हमेशा लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये कभी बराबर हो ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। फिर डी देखो, डी में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा है मुझे, क्योंकि शायद जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 से 3/2। एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ क्या है, एफ हमने अभी अभी निकाला था, ये रहा, तो एफ एक्स हमारे पास ये रहा। मुझे फंक्शन इंक्रीजिंग है 0 से 3/2 में या नहीं ये पता करना है, तो इसके लिए मुझे एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स निकालने के लिए लेबनिट्ज रूल है मेरे पास, लेबनिट्ज रूल मैं लगाता हूं, तो मेरे पास हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि इंक्रीजिंग के लिए चेक कर रहे हो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा x इंटू 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो देखिए साहब ये 0 है, ये 1 है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो 0 से 1 में फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, लेकिन 1 के बाद तो डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब 0 से 3/2 में तो इंक्रीज नहीं कर रहा, इसका मतलब आपका अगला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, यानी कि दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब वैसे तो हमें आंसर मिल चुका है कि सी ही सही है जब 3 इनकरेक्ट हैं, तो लेकिन फिर भी अगर सी को हमें निकालना पड़ जाए तो हम कैसे निकालेंगे, आइए हम देखते हैं। फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू 0 से x सच दैट psi 2x इज इक्वल्स टू 2x psi 1 बीटा माइनस 1। वेरी क्लासिक ऑप्शन इट इज। तो सी ऑप्शन के लिए अपन क्या करते हैं, तो बीटा हमें दे रखा है 0 से x, इस इंटरवल में हम LMBT अप्लाई करते हैं, LMBT अप्लाई करते हैं psi 2x में, तो psi 2 डैश x इज इक्वल्स टू हो जाएगा psi 2x माइनस psi 2 0 अपॉन x। क्लियर है, ओके। psi 2 डैश x, भाई एक बीटा ऐसा अपन एज्यूम कर रहे हैं 0 से x में जिसके लिए ये चीज वैलिड हो, ठीक है, और फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है ही से, अगर आप psi 2x को देखोगे तो, ठीक है। psi 2 डैश x जब मैं निकालूंगा फंक्शन पे जाकर के तो वो आएगा ट्वाइस x प्लस ई की पावर माइनस x माइनस 2। एंटायर फंक्शन वॉज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, दैट्स व्हाई LMBT के बारे में सोचा जा सकता है, ओके। तो एक बीटा ऐसा जरूर होना चाहिए, तो अपन इसमें क्या रख देंगे, अपन इसमें बीटा रख देंगे, ठीक है, x की जगह पर अपन बीटा रख देंगे, इज इक्वल्स टू psi 2x को एज इट इज रखेंगे, psi 2 0 डालोगे psi 2x में तो आपके पास 0 आ रहा है अपॉन x, ठीक है। ये देखिए मैं आपको बताता हूं करके, इसमें जब आप x बराबर 0 रखोगे
तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -2 बन जाएगा और +2 के साथ उड़ करके 0 बन जाएगा। ठीक है, सो नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज psi1x। जैसा कि मैंने बोला यहाँ पर आप x की जगह पर बीटा रखने वाले हो, तो जब आप x की जगह पर बीटा रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस psi1 बीटा -1, 2 को मैंने बाहर निकाल दिया और ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर और यहाँ बचेगा केवल psi2x। सो दिस इज योर आंसर which is sitting in option C. So C is absolutely correct. Okay. Which of the following statements is true? आपको सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, डेफिनेटली आपको एक एक ऑप्शन ही सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। पहला सॉल्व करते हैं, psi1x is less than or equal to 1 for all x greater than 0। तो देखिए ट्राइकोटॉमी का क्वेश्चन हो गया है, तो हम एक फंक्शन fx मान लेते हैं which is nothing but equals to psi1x -1। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन अगर मैं कर दूं f डैश x, भाई psi1x का मतलब क्या है, x प्लस e की पावर -x। ठीक है, डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 माइनस e की पावर -x आ जाएगा। ओके, एंड x अगर पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो e की पावर -x का जो ग्राफ है वो देखिए आप, वो ऐसा बनने वाला है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो इट इज ऑलवेज लेस देन 1। तो अगर ये 1 से छोटा है तो फिर f डैश x हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। अब f डैश x अगर हमेशा पॉजिटिव है तो फंक्शन f(x) कैसा है, फंक्शन f(x) इंक्रीजिंग है। ठीक है, फंक्शन f(x) अगर इंक्रीजिंग है तो f(x) जो होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के लिए बात चल रही है, तो f(x) जो भी होगा वो f(0) से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, f(x) कौन था, psi1x -1 और f(0) यानी कि psi1x -1 में जब आप 0 डालोगे तो देखो इसमें जब आप 0 डालते हो तो आता है 0 + 1 - 1 दैट इज 0। तो ये हमेशा 0 से बड़ा रहना चाहिए। तो psi1x जो है भाई साहब वो तो हमेशा 1 से बड़ा आ रहा है, और आपने कहा psi1x हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये तो गलत है भाई। ठीक है, इसके बाद सेकंड ऑप्शन पर आते हैं, psi2x इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो अपन फिर से एक फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं विच इज नथिंग बट इक्वल टू psi2x आई। अब f डैश x अपन को निकालना है। अच्छा, psi2x किसके बराबर है, psi2x बराबर है x स्क्वायर -2x प्लस 2 -2 e की पावर -x। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2x - 2 प्लस 2 e की पावर -x। ठीक है, यहां से अभी मुझे कुछ विशेष पता नहीं पड़ेगा, लेकिन पता पड़ सकता है। देखो f डैश x खूबसूरती तो है 2 टाइम्स x प्लस e की पावर -x -1। ठीक है, ये तो ये आ गया fx, और fx किससे बड़ा था हमेशा, आपने देखा fx हमेशा 0 से बड़ा था, fx हमेशा 0 से बड़ा था। तो इसका मतलब ये हमेशा 0 से बड़ा है, और अगर ये 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि fx जो है वो आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा, fx इंक्रीजिंग हो जाएगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब वही बात है कि fx जो है वो हमेशा ग्रेटर देन f(0) रहना चाहिए। ठीक है, f(0) यानी कि इस बार f(x) आपके पास ये है, तो अगर आप इसमें 0 डालोगे तो ये 0 ये 0 ये भी 0 आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो डेफिनेटली आपका जो fx है यानी कि जो psi1x है वो कितना हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, जबकि यहाँ पर देखा है लेस देन और इक्वल टू 0। तो भाई साहब ये भी गलत है। अब चलते हैं हम लोग सी ऑप्शन की तरफ, fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस e की पावर -x स्क्वायर माइनस 2/3x³ प्लस 2/5x की पावर 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से हाफ। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें fx दे रखा था 2 टाइम्स 0 से x t e की पावर -t स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 0 से x t स्क्वायर e की पावर -t स्क्वायर dt, यहां पर भी dt। ओके, अब fx जो है इसको सॉल्व करके हमें पता है हमने क्या किया था, 1 माइनस e की पावर -x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हम लेस देन और इक्वल टू लगा सकते हैं, -2 क्यों लगा सकते हैं मैं आपको बताता हूं, क्योंकि e की पावर -x का जो एक्सपेंशन होगा -x का वो होता है 1 माइनस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन। x की जगह पर t स्क्वायर रख देंगे तो हम यहां पर 1 माइनस t स्क्वायर लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, dt।
अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 से एक्स टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डी टी लेस देन और इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहां पर हो जाएगा टी क्यूब बाय 3 यानी कि एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 5 बाय 5। सो दिस इज योर ऑप्शन। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहां पर एफ एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू आया है, लेकिन ऑप्शन में आपको दे रखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपन लोग डी ऑप्शन पर। जी एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 2/3 एक्स क्यूब माइनस 2/5 एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 7/7 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से हाफ, इसकी बात करनी है। तो जी एक्स क्या है हमारे पास, आइए देखते हैं। जी एक्स है 0 से एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन करना है हमें, रूट टी ई की पावर माइनस टी डी टी फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। तो आइए इसको लेकर के आते हैं। तो जी एक्स इज 0 से एक्स स्क्वायर रूट टी ई पावर माइनस टी डी टी, ये हमें दे रखा है। ठीक है, यहां से अपन रूट टी ई की पावर माइनस टी की बात अगर करें तो इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू रूट टी ई की पावर माइनस टी का एक्सपेंशन 1 माइनस टी अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। एंड वी कैन ऑल्सो राइट रूट टी ई की पावर माइनस टी इज लेस देन और इक्वल्स टू रूट टी टाइम्स 1 माइनस टी अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, अगर मैं सिर्फ यही 3 टर्म्स लूं तो। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, देखिए रूट टी ई की पावर माइनस टी लेस देन और इक्वल्स टू, इसको लिख दिया टी की पावर हाफ माइनस टी की पावर 3/2 प्लस, क्योंकि तो फैक्टोरियल था, ठीक है 1 फैक्टोरियल तो 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा टी की पावर 5/2 अपॉन 2। और अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं 0 से एक्स स्क्वायर, 0 से एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये तो हम जी एक्स लिख देंगे, इसको तो हम जी एक्स लिख सकते हैं, और इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हो जाएगा 2/3 एक्स क्यूब, क्योंकि स्क्वायर है लिमिट में, ठीक है, माइनस 2/5 एक्स की पावर 5 प्लस 1/7 एक्स की पावर 7। तो ये आपका आंसर है विच इज सिटिंग इन ऑप्शन डी। Next question is actually the simplest problem of paper 2 belonging to probability. A number is chosen at random from the set 1, 2, 3 to 200. तो यहाँ पर आपके पास जो सैंपल स्पेस है ना, जो सैंपल स्पेस है या एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस हैं वो तो 2000 हो गया। ठीक है, उसके बाद लेट P be the probability that the chosen number is a multiple of 3 और अ मल्टीपल ऑफ 7, देन द वैल्यू ऑफ 500p इज। देखिए अगर मैं मल्टीपल ऑफ 3 की बात करता हूं तो आई हैव टू स्टार्ट विथ 3, 6, 9 एंड आई विल गो टिल 1998 एंड टोटल नंबर्स आर 6, 6, 6। अगर 7 से डिविजिबिलिटी की बात करूं तो 7, 14 टिल 1995 एंड दिस टोटल इज 285। उसके बाद हमें क्या यूज करना है, देखो 3 से मल्टीपल है जो, 7 से मल्टीपल है जो, और माइनस जो इन दोनों से मल्टीपल है 3 × 7 यानी कि 21 वाला कहां है, आइए वो लिखते हैं। ये चलेगा 21 देन 42 टिल 1995 और ये टोटल कितना होने वाला है, दिस इज 95। ओके, तो हमारे जो फेवरेबल केसेस होने वाले हैं वो होने वाले हैं 666 प्लस 285 माइनस 95। 285 माइनस 95 इज 190 प्लस 666 विच विल गिव यू 856। ठीक है, सो योर प्रोबेबिलिटी P इज 856 अपॉन 2000। 2000 कैन बी रिटन एज 500 into 4. So 500p is equal to 856 upon 4. That means 2 ja 8, 4 1 ja 4 and 4 4 ja 16. So 214 is your answer. 214 is your answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट ई एक इलिप्स है, उस पर 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं पी क्यू और क्यू डैश। तो पहले अपन इलिप्स बना लेते हैं। ये मैंने इलिप्स बना लिया। इस इलिप्स पर 3 पॉइंट्स हैं पी क्यू एंड क्यू डैश। ठीक है, पी क्यू का जो मिड पॉइंट है वो एम से डिनोट कर रहा हूं मैं, डायग्राम में अलग अलग दिखाने के लिए। ठीक है, एम पी कॉमा क्यू है और ये है एम पी कॉमा क्यू डैश, जिसको मैं एम डैश लिख देता हूं। फिर क्वेश्चन में कहा गया है देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एम पी कॉमा क्यू एंड एम पी कॉमा क्यू डैश एज पी क्यू एंड क्यू डैश वेरी ऑन ई इज। तो मिड पॉइंट थ्योरम अगर आपने नाम सुना है बचपन में, तो उसके हिसाब से एम एम डैश हाफ टाइम्स ऑफ क्यू क्यू डैश के बराबर होना चाहिए। हमसे बोला है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आप बताइए, तो मैक्सिमम पॉसिबल के लिए क्यू और क्यू डैश का इस जगह पर होना जरूरी है, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स बनना जरूरी है। मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट मतलब कि क्यू क्यू डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मेजर एक्सिस के बराबर होनी चाहिए। तो मेजर एक्सिस भाई यहां से आप ए स्क्वायर बराबर 16 निकाल सकते हो, तो आपके पास ए बराबर 4 आ जाएगा। तो आपके पास जो मेजर एक्सिस है वो 8 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आप यहां पर इसकी जगह पर 8 रख दीजिए। 8/2 इज 4, सो 4 इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, फॉर एनी रियल नंबर x जहां पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x ग्रेटेस्ट इंटीजर x को डिनोट कर रहा है, इंटीग्रेशन की वैल्यू आपसे पूछी, मतलब इंटीग्रेशन आपको i दे रखा है और आपसे 9i की वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहां पर जो फंक्शन मुझे दे रखा है fx में ले लेता हूं 10x अपॉन x प्लस 1। ठीक है, 10x अपॉन x प्लस 1। अगर मैं इस इंटरवल में बात करूं, भाई इंटरवल मुझे दे रखा है 0 से 10, मैं पता लगा लेता हूं फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो जो f डैश x आ रहा है मेरे पास, वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है, देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 माइनस 10x। सो इट इज एक्चुअली 10 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है इस इंटरवल के लिए, और इसका मतलब है कि fx जो है वो मेरे पास इंक्रीजिंग होने वाला है। fx इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? fx इंक्रीजिंग का मतलब ये कि भाई 0 पर मेरे पास मिनिमम वैल्यू आएगी और 10 पर मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी। 0 अगर मैं डालता हूं तो 0 आता है, 10 अगर मैं डालता हूं तो 100/11 आता है। 100/11 मतलब 9 पॉइंट समथिंग, उसका रूट लूंगा तो 3 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आ रहा है इस फंक्शन का, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है वो उसकी वैल्यू होगी 0, 1, 2 और 3। ये वैल्यूज ये अचीव करने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने को पता पड़ चुका है कि भाई ये 0, 1, 2, 3 वैल्यू लेने वाला है। ठीक है, तो अब लिमिट ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे। लिमिट ब्रेक करने के लिए हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि भाई कब कब ये 1 बना, कब कब ये 2 बना, कब कब ये 3 बना, कब कब ये 0 बना। तो देखिए केस 1 अगर अपन लें कि भाई अंडर रूट 10x अपॉन x प्लस 1 जो है वो 0 से 1 चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 0 से 10x अपॉन x प्लस 1 चलेगा 1 तक। करेक्ट है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आने वाला है? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन क्लोज 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, और जब इस सेक्शन को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 9x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 लेस देन 0। यहां से जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 1/9। दोनों का जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो आएगा x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से 1/9। तो पहले वाले की लिमिट तो मिल गई मुझे 0 से 1/9, पहले वाले की लिमिट मिल गई मुझे 0 से 1/9। मतलब जब ये 0 होगा, जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो जब 0 बनेगा तो किस लिमिट के लिए बनेगा? 0 से 1/9 तक बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद अंडर रूट 10x अपॉन x प्लस 1। अब इसको आप 1 से 2 तक चलाइए, तो 10x अपॉन x प्लस 1 ये 1 से 4 तक चलेगा। ठीक है, इतने हिस्से को अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई? 9x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन क्लोज 1/9 से इन्फिनिटी। और इतने हिस्से को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 6x माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 लेस देन 0। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -1 से 2/3। इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1/9 से 2/3। क्लियर है? ये केस 2 था। फिर आप आ जाइए केस 3 में। केस 3 में अपन क्या करेंगे? 2 से लेकर के अंडर रूट
10x अपॉन x प्लस 1 को 3 तक चलाएंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 10x अपॉन x प्लस 1 लेस देन 9। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा 6x माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 2/3 से इन्फिनिटी। इतने पोर्शन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा x माइनस 9 अपॉन x प्लस 1 लेस देन 0। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 9। ओके, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2/3 से 9। ठीक है, और उसके बाद मुझे 9 से 10 तो चलना है ही सही। ठीक है, तो 9 से 10 में डेफिनेटली मेरे पास वो 3 बन जाएगा। तो अब अपन इस लिमिट को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखो 0 से 1 में मेरे पास 0 बनेगा, 0 से 1 अपॉन 9 में, प्लस 1 अपॉन 9 से 2/3 में मेरे पास 1 बनेगा, प्लस 2/3 से 9 में मेरे पास 2 आएगा, प्लस 9 से 10 में मेरे पास 3 आएगा। एंड दिस इज ऑल इक्वल टू i। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1 अपॉन 9 प्लस 2 टाइम्स 9 माइनस 2/3 प्लस 3 टाइम्स 10 माइनस 9 इज इक्वल टू i। ये हो जाएगा अपने पास 5 अपॉन 9 प्लस 50 अपॉन 3, ओके, प्लस 3 इज इक्वल टू i। तो i बराबर हो जाएगा 182 अपॉन 9। तो 9i की वैल्यू जो हमसे पूछी गई है वो आ जाएगी 182। सो 182 इज योर आंसर। दैट वाज योर पेपर 2। थैंक यू।